हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। इन दिस वीडियो हम देखेंगे कि एक्टिव और पैसिव वॉइस होते क्या हैं, हम इन्हें बनाते क्यों हैं, एक्टिव और पैसिव वॉइस बनाने का मकसद क्या है, क्यों बनाते हैं हम, या इंग्लिश ग्रामर के अंदर एक्टिव और पैसिव वॉइस दो अलग अलग तरह की वॉइसेस क्यों हमें दी गई हैं। तीसरी चीज़ के कौन कौन से ऐसे चार रूल्स हैं जिसकी मदद से हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ओके, फिर एक्सरसाइज हम 1 करेंगे और एक्सरसाइज 2 करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। हमें पता है कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर जब हम अपनी कोई बात एक्सप्रेस करते हैं तो हमारे पास 12 फॉर्म्स ऑफ टेंसेस हैं जिनकी मदद से हम अपनी बात, अपने आइडियाज़, अपनी थॉट्स, ठीक है, अपने ओपिनियंस को प्रेजेंट करते हैं वाइल स्पीकिंग और राइटिंग। लेकिन उन 12 फॉर्म्स ऑफ टेंसेस को हम दो तरह से अपनी बात को दो तरह से हम बता सकते हैं, एक तो या एक्टिव वे में या पैसिव वे में, या तो एक्टिव वाइज में या पैसिव वाइज में। तो ये होती क्या है, ये बस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ है, मतलब अपनी बात बताने के दो तरीके हैं, एक एक्टिव वाइज में और एक पैसिव वाइज में। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जब दिल चाहे एक्टिव बना दें, जब दिल चाहे आप पैसिव वाइज बना दें वाइल स्पीकिंग और राइटिंग। ठीक है, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कब एक्टिव वाइज बनाना है और कब पैसिव वाइज बनाना है, क्योंकि कुछ कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस को आपने फॉलो करना होता है, और अक्सर ये कंडीशंस स्टूडेंट्स को नहीं पता होती, जिस वजह से वो अपनी राइटिंग के अंदर और स्पीकिंग के अंदर कभी एक्टिव वाइज बना रहे होते हैं, कभी पैसिव वाइज बना रहे होते हैं। एक बात आप याद रखें कि जब भी आप बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ एक्टिव वॉइस का यूज़ करना है। पैसिव वॉइस आपने बहुत रेयरली यूज़ करना है। और कहाँ कहाँ यूज़ करना है, वो आ गई 3 ये कंडीशंस कि हम बनाते क्यों हैं। आपने पैसिव वॉइस जब बनाने, जब ये 3 कंडीशंस हों, अगर ये 3 में से कोई एक कंडीशन भी नहीं हो रही अप्लाई आपके केस के अंदर, तो आपने सेंटेंस को एक्टिव में रखना है, क्योंकि रीडर भी और एग्जामिनर भी दोनों के दोनों पसंद करते हैं अगर आपका टेंस एक्टिव वॉइस में हो। ओके, तो आपने हमेशा टेंस अपना किस में रखना है, राइटिंग में और स्पीकिंग के अंदर, एक्टिव वॉइस के अंदर। ठीक है, लेकिन आपने पैसिव वॉइस भी बनाने हैं, लेकिन जब ये 3 कंडीशंस हो। पहली कंडीशन क्या है कि सबसे पहले आपका जो सब्जेक्ट है ना, वो इतना इम्पोर्टेंट हो ही ना जितना आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि आप अपनी जब आप ओपिनियन बता रहे हैं तो सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट ज़्यादा ज़रूरी होता है कंपेयर टू द सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दूं, एग्जांपल ये है कि आप अपने दोस्त के पास आके बताएं कि कुत्ते ने जो है प्रिंसिपल को काट लिया। अब ये बताएं कि एक्शन तो कुत्ते ने किया है, लेकिन काटा किसको है, प्रिंसिपल को। तो इम्पोर्टेंट कौन हुआ इसमें, सेंटेंस के अंदर इम्पोर्टेंट कौन हुआ, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप बनाएंगे पैसिव वॉइस में कि द प्रिंसिपल हैज बीन बिटिन। ओके, इसी तरह अगर जब आपका सब्जेक्ट अंडरस्टूड हो, आपको पता हो कि सब्जेक्ट है क्या, सुनने वाले को भी पता हो, बोलने वाले को भी पता हो। ठीक है, तो आप क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट को या उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस के अंदर। ठीक है, जब आपको सब्जेक्ट अंडरस्टूड हो, क्योंकि पैसिव वॉइस में होता क्या है कि हाँ, आपका जो सब्जेक्ट है ना वो उठ के ऑब्जेक्ट की जगह पे चले जाता है, और इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप ऑब्जेक्ट के साथ बाय लगाते हैं जब सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट के पास लेके जाते हैं। और कभी कभार आप ऑब्जेक्ट लिखते ही नहीं है पैसिव वॉइस में, क्यों, आप सब्जेक्ट से काम चलाते हैं, और वो सब्जेक्ट जो होता है वो दरअसल ऑब्जेक्ट होता है जो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है। तो हम पैसिव वॉइस बनाते ही जब हैं जब सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट ना हो, जब सब्जेक्ट हमें पता ना हो, या जब सब्जेक्ट हमें अंडरस्टूड हो, या जब हमारे पास सब्जेक्ट हो ही ना। ठीक है, अक्सर आप न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में देखेंगे सेंटेंस बना हुआ होता है पैसिव वॉइस में, जब आपको सब्जेक्ट पता ही नहीं होता, आपको पता ही नहीं है कि आर्मी की जीप किसने उड़ा दी, तो आप कहेंगे कि द व्हीकल ऑफ द आर्मी हैज़ बीन ब्लोन अप या ब्लोन आउट, लेकिन आपको ये नहीं पता उड़ाई किसने उसको। तो इसी तरह जब आपको सब्जेक्ट पता ना हो
सब्जेक्ट अंडरस्टूड हो, या सब्जेक्ट इतना ज़रूरी ही ना हो जितना ऑब्जेक्ट है ज़रूरी, तो फिर इन 3 कंडीशंस के अंदर आप बनाते हैं पैसिव वॉइस। वरना आप कौन सा सेंटेंस बनाएंगे? एक्टिव वॉइस बनाएंगे। ओके, अब ये आ जाते हैं 4 रूल्स कि आपने इन 4 रूल्स को फॉलो करना है अगर आपने बनाने पैसिव वॉइस। ठीक है, सिर्फ सिंपल रूल हैं 4, आपने सिर्फ ये 4 रूल्स याद रखने हैं अगर आपको पैसिव वॉइस में से एक्टिव वॉइस कन्वर्ट करना है। ठीक है, या इसी तरह जब आपको एक्टिव में से पैसिव बनाना होगा तो इन्हीं 4 रूल्स को आप उलट कर देंगे, इन्हीं 4 रूल्स को उलट कर देंगे। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, अभी हम बनाते हैं एक्टिव वॉइस से जो सेंटेंस लिखा हुआ है कि ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट द बेगर, ये एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है। अब हम करेंगे इसको पैसिव वॉइस में इन 4 रूल्स को फॉलो करते हुए, और आपने इन चारों के चारों रूल्स को याद रखना है। और चौथा रूल सबसे इम्पोर्टेंट, जिसके सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर हमने हेल्पिंग वर्ब्स दिए हुए हैं। आपको पता है कि जब भी सेंटेंस बनता है तो सेंटेंस के अंदर 4 चीज़ें होना ज़रूरी हैं, एक सब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट, एक मेन वर्ब जिसका असल एक्शन जो बता रहा होता है, और चौथी चीज़ होती है हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो आपने हेल्पिंग वर्ब, जब आप पैसिव बना रहे होंगे तो आपने पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब लेने हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस प्रेजेंट में, प्रेजेंट सिंपल में, तो आप जब पैसिव वॉइस बना रहे होंगे तो उसका जो भी एक्टिव वॉइस के अंदर उसका जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा आप उसको देखेंगे नहीं, आप पैसिव वॉइस के अंदर उसका हेल्पिंग वर्ब उठाएंगे। अभी हम देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहला रूल देख लें कि अगर उसका जो मेन वर्ब है अगर वो इनट्रांजिटिव है तो पैसिव वॉइस बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इनट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता, और जब ऑब्जेक्ट नहीं होता तो आप पैसिव वॉइस बना ही नहीं सकते, क्योंकि पैसिव वॉइस के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट जो होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। ओके, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही तो सब्जेक्ट की जगह पर आएगा, लेकिन जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो फिर आप बनाएंगे किससे, आप सब्जेक्ट शुरू कैसे करेंगे, सेंटेंस को कैसे शुरू करेंगे पैसिव वॉइस के। इसलिए अगर आपका वर्ब इंट्रांजिटिव है तो आपका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। पहली कंडीशन तो ये आ गई, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ 3 रूल्स याद रखने हैं। पहला तो ये इंट्रांजिटिव वाला, ठीक है, तो आपका ये तो बनेगा ही नहीं। अब आ जाते हैं 3 चीज़ें, कौन से? सबसे पहला आ जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को आप क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। पहला रूल याद रखिए जहन में, सब्जेक्ट रिप्लेस हो जाएगा ऑब्जेक्ट से, और जब ऑब्जेक्ट की जगह पे चले जाएगा सब्जेक्ट उठ के, आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ले जाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह पे। रिप्लेस का मतलब है जगह को तब्दील कर देना, एक्सचेंज कर देना। तो मतलब ऑब्जेक्ट किसकी जगह पे आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह पर, और सब्जेक्ट चले जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पर। लेकिन जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा ना तो उसके साथ क्या लगेगा, बाय लगेगा। जैसे कि ये लिखा हुआ है ऑल हिज फ्रेंड्स, ऑल हिज फ्रेंड्स, आप इसको उठा के ले जाएं ऑब्जेक्ट की जगह पर। लेकिन जब ऑब्जेक्ट के पास लेके जाएंगे ना, ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके जाएंगे सब्जेक्ट को, तो इससे पहले आप क्या लगा देंगे, बाय। तो यहाँ पे जाके सिर्फ ये नहीं होगा कि ऑल हिज फ्रेंड्स, बल्कि हो जाएगा बाय ऑल हिज फ्रेंड्स। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसको उठा के आप ले आएंगे सब्जेक्ट की जगह पर। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, द बेगर, आप द बेगर को उठा के यहाँ ले आएंगे। सिर्फ बेगर ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि द बेगर भी है। इसी तरह फ्रेंड्स सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है बल्कि ऑल हिज फ्रेंड्स, क्योंकि ऑल और हिज ये दोनों के दोनों जो प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स हैं ये फ्रेंड को यानी इस नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं। तो अगर आप सिर्फ फ्रेंड को उठा के ले जाएंगे तो इन दोनों का क्या काम रह जाएगा यहाँ पर। तो ये जिनको क्वालिफाई कर रहे हैं तीनों के तीनों, सॉरी दोनों के दोनों, ये दोनों भी नाउन के साथ ही एक साथ इसके साथ जाएंगे। इसी तरह द बेगर जो डिटरमाइनर है, आर्टिकल है, ये भी बेगर के साथ सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। ठीक है, आप याद रखें जब भी आपका ऑब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट हो उनके साथ जो भी एडजेक्टिव और आर्टिकल्स लगे होंगे सबके सब उठ के एक साथ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा सिर्फ आप नाउन उठा के लिख देंगे। ठीक है, तो ऑल हिज फ्रेंड्स आप यहाँ ले जाएंगे बाय के साथ, बाय ऑल हिज फ्रेंड हो जाएगा, और द बेगर यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि इस तरह द बेगर आ गया सब्जेक्ट की जगह पर और ऑल हिज फ्रेंड चले गए ऑब्जेक्ट की जगह पर, लेकिन बाय के साथ हमने लिखा बाय ऑल हिज फ्रेंड्स। तो पहला स्टेप हो गया हमारा कंप्लीट। पहला स्टेप क्या था, सब्जेक्ट को रिप्लेस कर दो ऑब्जेक्ट के साथ, हमने कर दिया। सब्जेक्ट को लिया है ऑब्जेक्ट की जगह पर, ऑल हिज फ्रेंड चले गए ऑब्जेक्ट की जगह पर,
और द बेगर जो ऑब्जेक्ट था वो आ गया सब्जेक्ट की जगह पर। लेकिन जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लेकर गए तो हमने उसके साथ क्या लगाया, बाय लगाया। ये बात आपने जहन में रखनी है। दूसरा रूल, मेन वर्ब जो होता है, मेन वर्ब समझते ना, मेन वर्ब होता है टेंस वर्ब, जो उसका मेन एक्शन बता रहा होता है। सेंटेंस के अंदर जो मेन एक्शन हो रहा होता है ना, या मेन स्टेट हो रही होती है, उसको एक्सप्रेस कर रहा होता है मेन वर्ब। जैसे कि इसका मेन वर्ब क्या है, लाव। इसका मेन वर्ब क्या है, लाव, हंसना। इसका मेन वर्ब क्या हो गया, लाव। तो आप जो मेन वर्ब होगा एक्टिव वॉइस के अंदर, एक्टिव वॉइस के अंदर मेन वर्ब कोई सी भी फॉर्म में लिखा हो, फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में, फोर्थ फॉर्म में, आपने उसे कन्वर्ट कर देना है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के अंदर। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अगर आपको नहीं पता तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो एक्टिव वॉइस के अंदर मेन वर्ब कोई सी भी फॉर्म में लिखा हो, आपने उसे कन्वर्ट कर देना है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में। जैसे कि द बेगर और द बाय ऑल हिज फ्रेंड ऐसे आ गए। अब आपको पता है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब के लिए अभी हमने जगह छोड़ दी और मेन वर्ब आ गया। मेन वर्ब क्या है, लाव्ड एट। अब देखें यहाँ पे एट भी लगाया मैंने, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मेन वर्ब लगा देंगे, क्योंकि ये जो एट है ना, ये प्रेपोजिशन है। और आप याद रखें कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, इन चार चीज़ों के अलावा सेंटेंस के अंदर एक्टिव वॉइस में कुछ भी चीज़ हो, वो एट की जगह एवरी होता, एवरी डे होता, ठीक है, कुछ भी होता, वो आप बाय से पहले लगाते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब और जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है एक्टिव वॉइस में, इन चार के अलावा एक्टिव वॉइस के अंदर जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल बचेगा, कुछ भी बचेगा, आप उसको बाय से पहले लगा देते हैं। तो एट बच रहा था, एट हमने लगा दिया बाय से पहले। ओके, तो अब क्या बन गया सेंटेंस हमारा, द बेगर डैश लाफ्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स। अब हमारे पास चौथा स्टेप जो बचता है वो बचता है हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब जितने भी टेंसेस के होंगे वो चेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स। अगर आपका एक्टिव सेंटेंस, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिखा हुआ है सिंपल प्रेजेंट में, तो आप जब उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब आप ये तीन यूज करेंगे, इन तीनों में से कोई एक यूज करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव वॉइस के अंदर जो सेंटेंस है वो कौन सा टेंस है, कौन सा फॉर्म ऑफ टेंस है। वो सिंपल प्रेजेंट है, पास्ट प्रेजेंट, पास्ट सिंपल है या फ्यूचर सिंपल है। वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, वो पास्ट कंटिन्यूअस है या वो फ्यूचर कंटिन्यूअस है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। ठीक है, इसी तरह आपको पता होना चाहिए एक्टिव वॉइस में वो प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है। क्योंकि जब आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे ना पैसिव वॉइस के अंदर, तो आप ये नहीं देखेंगे कि एक्टिव वॉइस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगा था। एक्टिव वॉइस में जो भी हेल्पिंग वर्ब लगा हो या ना लगा हो, आपने उससे आंखें बंद कर लेनी है। आपने सिर्फ आपने देखना है कि पैसिव वॉइस के अंदर पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं। आपने देखना है कि पैसिव, अगर एक्टिव वॉइस पास्ट सिंपल में लिखा हुआ है तो आपने देखना है कि पास्ट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब क्या है पैसिव वॉइस में। तो आपने देखा पास्ट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ज और वर्ब। अब आपने पहले तो देखना है एक्टिव वॉइस बना कौन सा टेंस में, ये वाला कौन सा टेंस में बना हुआ है, ऑल हिज फ्रेंड लाव्ड एट द बेकर, ये बना हुआ है पास्ट सिंपल में। कैसे पता चला हमें, ये हमें पता चला इसके वर्ब की फॉर्म से। वर्ब सेकंड फॉर्म में, और हमें पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म पूरी ग्रामर के अंदर सिर्फ और सिर्फ पास्ट सिंपल के अंदर यूज होती है। ठीक है, तो ये पास्ट सिंपल में। अब हमने पैसिव वॉइस बनाना है तो हमने देखना है पैसिव वॉइस का पास्ट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब क्या है। पास्ट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब है वर्ज और वर्ब। अब हमने देखना है बेगर सिंगुलर प्लरल है, बेगर है सिंगुलर, तो हम लगाएंगे वॉज। ठीक है, तो हमने लगा दिया यहाँ पर वॉज। द बेगर वॉज लाव्ड एट, सॉरी यहाँ में एट लगाना भूल गया, एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स। ओके, तो इस तरीके से हमारा क्या बन गया, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। हमने कितने स्टेप फॉलो करे, 1, 2 और 3। पहले स्टेप में सब्जेक्ट को लेके गए ऑब्जेक्ट की जगह पर बाय के साथ, ऑब्जेक्ट को लाए सब्जेक्ट की जगह पर, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया कि द बेगर, सब दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, मेन वर्ब जो होता द लाव, उसको हमने थर्ड फॉर्म में करके लिख दिया। ठीक है, और एक्स्ट्रा मटेरियल जितना भी होता है हम कहाँ लगाते थे उसको बाय से पहले।
अब हेल्पिंग वर्ब की जगह बच गई। हमें पता है हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद आता है, इसके लिए हमने डेज छोड़ दिया था। अब हमने देखा कि टेंस था कौन से फॉर्म में, कौन सा टेंस जो सॉरी एक्टिव वॉइस जो था वो कौन से टेंस में था। हमने देखा एक्टिव वॉइस था पास्ट सिंपल में। तो पास्ट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है पैसिव वॉइस का? वॉज और वर। तो हमने लगा दिया वॉज। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे जो बेगर बन रहा था वो सिंगुलर था, ना कि प्लूरल। ऑलराइट, अब हम जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहली एक्सरसाइज, द कैट किल्ड द माउस। अब आपने इसको बनाना है एक्टिव के अंदर, सॉरी एक्टिव से पैसिव में। अब आपको दिया गया है द कैट किल्ड द माउस। सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसा कि मैंने बताया था पहला रूल, द कैट को उठा के ले आएंगे ऑब्जेक्ट की जगह पर। स्टेप फॉलो करने हैं आपने, ठीक है। आपने ऐसा नहीं है कि आपने डायरेक्ट बनाना शुरू कर देना है, आप बनाएंगे डायरेक्ट, लेकिन सबसे पहले आपको स्टेप फॉलो करने ताकि आप हैबिचुअल हो जाएं, आपको पता चल जाए कि बनता कैसे एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव। जब आपको पता चल जाएगा फिर आप डायरेक्टली बनाएगा। लेकिन अभी आपने 3 रूल्स फॉलो करने हैं, जैसे अभी हमने प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस उसके अंदर पेज पे किए। सबसे पहले द कैट को उठा के ले आएंगे ऑब्जेक्ट की जगह पर, और द माउस को उठा के ले आएंगे सब्जेक्ट की जगह पर। लेकिन जब द कैट ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगी तो बाय लग जाएगा उससे पहले, तो हो जाएगा यहाँ बाय द कैट और द माउस आ जाएगा शुरू में, जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है कि द माउस और बाय द कैट। द कैट इधर लिया है बाय के साथ और द माउस सब्जेक्ट की जगह पे लिया है। पहला रूल हो गया हमारा, पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, जो मेन वर्ब होता है जिसे किल्ड है, इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। किसमें? थर्ड फॉर्म में, बाय से पहले। बाय से पहले आ गया किल्ड, ठीक है, आ गया किल्ड। हमें पता है किल्ड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी किल्ड ही होता है। तीसरा स्टेप क्या होता है? तीसरा स्टेप होता है कि हमने देखना होता है कि उसका टेंस कौन सा है एक्टिव वॉइस में। उसके हिसाब से फिर हम पैसिव वॉइस के अंदर टेंस, सॉरी पैसिव वॉइस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है उस टेंस का वो हम लिख देते हैं मेन वर्ब से पहले। टेंस है हमारा ये पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है पैसिव वॉइस का? वॉज और वर। तो हमने या तो वॉज लगाना है या वर लगाना है। हमने देखा माउस सिंगुलर है तो हमने लगा दिया वॉज। द माउस वॉज किल्ड बाय द कैट। हमें पता है कि मेन वर्ब जब हम थर्ड फॉर्म में करते हैं तो किससे पहले लगाते हैं? बाय से पहले। और फिर जब हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं पैसिव वॉइस का अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द एक्टिव वॉइस, तो हम लगाते हैं वो मेन वर्ब से पहले। ठीक है, पता चल गया क्या चीज़ कहाँ लगेगी। एक और एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहले द मैन कट डाउन द ट्री। अब आपने क्या करना है, वही पहला स्टेप, द मैन को उठा के ले आएंगे ऑब्जेक्ट की जगह पर बाय के साथ। द ट्री को उठा के ले आएंगे सब्जेक्ट की जगह पर। ठीक है, ये पहला स्टेप कर लें, कर लिया। दूसरा स्टेप, मेन वर्ब को आप कर देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म में और उसको लिखेंगे कहाँ? बाय से पहले। कहाँ लिखेंगे? बाय से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर करके मेन वर्ब को। मेन वर्ब क्या है यहाँ पे? कट डाउन। क्या है? कट डाउन, काट के गिरा देना, कट डाउन। तो कट डाउन की थर्ड फॉर्म भी कट डाउन ही होती है, एस्टोनिशिंगली कट डाउन ही होती है। तो आपने बाय से पहले लिख दिया कट डाउन। अब आपके पास एक चीज की जगह बची, वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब। आपको पता है हेल्पिंग वर्ब हम पैसिव वॉइस का लगाते हैं पैसिव वॉइस बनाते हुए अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस का टेंस कौन सा है ये? हमने देखा द मेन है वर्ब की, सॉरी द मेन जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ कट के साथ कट्स नहीं लगा हुआ, एस नहीं लगा हुआ। इसका मतलब ये वर्ब की कौन सी फॉर्म हुई? सेकेंड फॉर्म हुई। और वर्ब की सेकेंड फॉर्म कौन से टेंस के साथ यूज होती है? पास्ट पास्ट सिंपल के साथ। तो हमने क्या करना है, पास्ट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब हमें पता चल गया, अब तो इतनी दफा रिपीट हो गया, वज और वर है। ठीक है, तो हम हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं ट्री के साथ। ट्री सिंगुलर है तो वज लग जाएगा, यहाँ वर नहीं लगेगा। और हमें पता है हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगता है? जब हम एक पैसिव वॉइस बना रहे होते हैं, हमेशा मेन वर्ब से पहले। तो यहाँ लग गया मेन वर्ब से पहले वज। द ट्री वज कट डाउन बाय द मेन, हमारा पैसिव वॉइस बन गया। एक और एक्सरसाइज, रामा वॉज फ्लाइंग अ काइट। आपने क्या करना है, अ काइट ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट की जगह पे लिया है। रामा ऑब्जेक्ट है, सॉरी रामा सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाएंगे बाय के साथ।
इस तरह रामा आ गया ऑब्जेक्ट की जगह पे बाय के साथ, और काइट आ गया सब्जेक्ट की जगह पे। अब दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, मेन वर्ब को वर्ब की थर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देते हैं, और कहाँ लिखते हैं, बाय से पहले। अब फ्लाइंग जो है ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, क्योंकि कंटिन्यूअस का टेंस है ये, हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो फ्लाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फ्लाइड। तो हमने फ्लाइड हमने लिख देना है कहाँ पर, बाय से पहले। जैसे कि यहाँ हमने लिख दिया अ काइट और फ्लाइड बाय द रामा। अब हेल्पिंग वर्ब की जगह बची है। हेल्पिंग वर्ब हमें पता है हमेशा कहाँ आता है, जब हम पेसिवाइज बना रहे होते हैं मेन वर्ब से पहले। और पेसिवाइज कौन सा, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाएंगे, क्योंकि बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो हमें पता है कि पेसिवाइज के अपने हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, और वो किन बुनियाद पे होते हैं, टेंस की बुनियाद पे, कि ये कौन सा टेंस है आपको पता होना चाहिए। ये है पास कंटिन्यूअस टेंस। तो पास कंटिन्यूअस का कौन सा टेंस होता है पेसिवाइज का, अगर आपको याद नहीं है तो आप पिछली वीडियो में दोबारा रिवाइंड करें और देखेंगे कौन से थे। आपको जो सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब याद करने पेसिवाइज के अकॉर्डिंग टू द टेंस, ठीक है, ताकि जब आप कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो कि अगर पास कंटिन्यूअस में एक्टिवाइज, तो पास कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है पेसिवाइज का। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि पेसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब होता है वाज बीइंग, जब सेंटेंस कौन सा हो, पास्ट कंटिन्यूअस का हो। पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा पेसिव वॉइस का, वाज बीइंग। तो हमने लगा दिया वो मेन वर्ब से पहले वाज बीइंग। अ काइट वाज बीइंग फ्लाइड बाय रामा। आई होप यू गॉट इट। एक और करते हैं एक्सरसाइज। आई विल डिफीट हिम, आई विल डिफीट हिम। फर्स्ट स्टेप, आई सब्जेक्ट को ले जाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह पर। तो यहाँ सब्जेक्ट आई है, ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या बन जाएगा जाके, बाय मी, क्योंकि आई यहाँ पे सब्जेक्टिवली यूज हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जाके कैसे होगा यूज, यहाँ पे नॉमिनेटिव केस है प्रोनाउन का आई, लेकिन जब ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो प्रोनाउन का कौन सा केस यूज होगा, एक्यूजेटिव। एक्यूजेटिव कहते हैं मी। जैसे हिम है, हिम सब्जेक्ट की जगह पे जाके क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। इसी तरह आई यहाँ पे आके बन जाएगा मी, ओके। और जब आई यहाँ पे आके मी बनेगा तो किसके साथ लगेगा, वो बाय के साथ, बाय मी। और हिम जब सब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो हिम क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। ये एक्सरसाइज मैंने ली ही इसलिए, सॉरी, ये वाला जो सेंटेंस है ये मैंने इसलिए ही ऑप्ट किया है ताकि आपको पता चल जाए कि प्रोनाउन जब हम चेंज कर रहे होते हैं सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, तो उनके केस भी डिफरेंट हो जाते हैं। हिम जाके हिम ही नहीं रहेगा यहाँ पे जाके, बल्कि ही बन जाएगा। इसी तरह आई को उठा के बाय आई नहीं करेंगे आप ऑब्जेक्ट की जगह पे लाके, बल्कि आप लिखेंगे बाय मी, इस तरह कि ही आ गया, हिम बन गया ही सब्जेक्ट की जगह पे आकर, और आई बन गया मी ऑब्जेक्ट की जगह पर जाकर, और बाय के साथ हमने लिख दिया, ठीक है। पहला स्टेप हमारा हो गया कंप्लीट। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, मेन वर्ब को वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके बाय से पहले लिख देते हैं। तो ये डिफीट है, डिफीट की थर्ड फॉर्म होती है डिफीटेड। तो हमने डिफीटेड लिखा बाय से पहले, इस तरह डिफीटेड लिख दिया वर्ब की थर्ड फॉर्म करके बाय से पहले। थर्ड स्टेप क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमने लगाना होता है पैसिव वॉइस का अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस लिखा हुआ है, अब ये कौन सा टेंस है, यह है फ्यूचर इनडेफिनेट, फ्यूचर इनडेफिनेट या फ्यूचर सिंपल, ठीक है। फ्यूचर सिंपल का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है पैसिव वॉइस का, वो होता है विल बी। क्या होता है, विल बी। तो हम हेल्पिंग वर्ब कहाँ लिखते हैं पैसिव वॉइस का, मेन वर्ब से पहले। तो हमने लिखा ही विल बी डिफीटेड बाय मी, ठीक है, ही विल बी डिफीटेड बाय मी। समझ में आ गया ये बात आपकी। एक और करते हैं, द एनिमी हैज डिफीटेड आवर आर्मी, ठीक है, दुश्मनों ने हमारी आर्मी को हरा दिया है। अगेन हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ले जाएंगे, सब्जेक्ट द एनिमी को ले जाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह पर बाय के साथ, और आर आर्मी ये आ जाएगी सब्जेक्ट की जगह पर, ठीक है। पहला स्टेप हो गया आर्मी, यानी आर आर्मी, आर्मी नहीं सिर्फ बल्कि आर आर्मी, क्योंकि यहाँ पे जो आर लिखा हुआ है यह है एडजेक्टिव, क्वालिफाइंग एडजेक्टिव, ठीक है, जो किसको क्वालिफाई कर रहे हैं, आर्मी को, बता रहे हैं कि आर्मी जो है वो हमारी है। तो आर साथ उठ के आएगा, सिर्फ आर्मी नहीं आएगी। इसी तरह द एनिमी पूरा जाएगा, ना कि सिर्फ एनिमी। और जब हमें पता है सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट की जगह पे जाता है तो बाय के साथ जाता है, ठीक है। पहला स्टेप हो गया।
दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, वर्ब जो मेन वर्ब होता है उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखते हैं बाय से पहले। तो डिफीटेड की थर्ड फॉर्म भी डिफीटेड ही होती है और ये भी थर्ड फॉर्म ही लिखी हुई है। तो हमने बाय से पहले डिफीटेड की थर्ड फॉर्म लिख दी, डिफीटेड। ठीक है। थर्ड स्टेप क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब हमें पता है कहाँ लगाया जाता है, मेन वर्ब से पहले, पैसिव वॉइस में। और हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं पैसिव वॉइस का, और पैसिव वॉइस के बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब दिए हुए हमें, तो कौन सा लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, आपने याद करने चाहिए जो मैंने सबसे पहली स्लाइड में लिखे हुए। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इसका हेल्पिंग वर्ब होता है, पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब होता है हैज बीन और हैव बीन। ठीक है। आप हैज और हैव डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट प्लरल है तो आप हैव लगाएंगे, सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे। तो हैव बीन और हैज बीन। ठीक है। जब एक्टिव वॉइस हो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, तो हमने लिख दिया आर आर्मी हैज बीन डिफीटेड बाय द एनिमी। हैज बीन क्यों लगाया, हैव बीन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आर्मी सिंगुलर है, कलेक्टिव नाउन है। ठीक है। एक्सरसाइज 1 का लास्ट सेंटेंस, वी प्रोहिबिट स्मोकिंग। सबसे पहले हमने क्या करना है, स्मोकिंग को ले आएंगे सब्जेक्ट की जगह पर, क्योंकि स्मोकिंग यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये स्मोकिंग क्या है, ये यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, स्मोकिंग ऑब्जेक्ट है। तो स्मोकिंग आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पर, और वी चले जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पर बाय के साथ। लेकिन वी अगेन प्रोनाउन है, प्रोनाउन जब भी हम चेंज कर रहे होते हैं सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, हम उसका केस चेंज कर देते हैं। यहाँ पे ये नॉमिनेटिव केस है, यहाँ पे जाके एक्यूजेटिव केस बन जाएगा, यानी वी यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पर आके बन जाएगा अस। तो हो गया बाय अस, और सब्जेक्ट स्मोकिंग आ गया यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर। ठीक है, ऑब्जेक्ट। दूसरा स्टेप, मेन वर्ब को हम कन्वर्ट कर देते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और उसको लिख देते हैं बाय से पहले। तो हमने करा प्रोहिबिट की थर्ड फॉर्म होती है प्रोहिबिटेड, तो हमने प्रोहिबिटेड लिख दिया बाय से पहले। ओके। हेल्पिंग वर्ब बचा लास्ट स्टेप और द थर्ड स्टेप। हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं पैसिव वॉइस का अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट सिंपल। कैसे पता चला हमें, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल में यूज होती है। ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल हमने लिखा, सॉरी प्रेजेंट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है पैसिव वॉइस में, इज, एम और आर। ये तीनों के तीनों नहीं लगाएंगे एक साथ, हम इन तीनों में से कोई एक लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट स्मोकिंग है तो उसके साथ लगेगा इज, अगर सब्जेक्ट होता आई तो उसके साथ लगता एम, और यहाँ पे अगर होता वी या कोई भी प्लरल होता तो हम यहाँ लगाते आर। ओके। अभी हम यहाँ पे लगाएंगे इज, क्योंकि स्मोकिंग सिंगुलर है, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड बाय अस। ओके, आई होप यू गॉट इट। अब करते हैं, अब चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 की तरफ, जो कि डिफिकल्ट है थोड़ी सी। अली फीड्स द हॉर्स एवरी डे। अब हम देखेंगे कि कौन सा करेक्ट है, और हमें कैसे पता चलेगा, हमें पता चलेगा उन 3 रूल्स के हिसाब से। हम देखेंगे जिनमें वो तीनों के तीनों रूल्स अप्लाई हो रहे होंगे, वही वही करेक्ट होगा। सबसे पहला रूल क्या था, अली चलेगा ऑब्जेक्ट की जगह पर, और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, हॉर्स, द हॉर्स आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पर। तो देखिए सब जगह सब्जेक्ट की जगह पर लिखा हुआ है हॉर्स, तो यानी ये सारे सही हैं। और अली ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखा हुआ है कि बाय अली, बाय अली, बाय अली, बाय अली। ठीक है, ये पहला रूल तो सब पे अप्लाई हो रहा है। अभी हमें नहीं पता चला कौन सा करेक्ट है। दूसरा रूल कि जो मेन वर्ब होगा वो थर्ड फॉर्म में लिखा हुआ होगा। तो मेन वर्ब यहाँ पे फीड्स, तो फीड्स की थर्ड फॉर्म होती है फेड। तो फेड, फेड, और ये दोनों यहाँ लिखा हुआ फीड, और यहाँ पे भी लिखा हुआ फीड, यानी नंबर बी और नंबर डी तो हो ही नहीं सकते। तो आपके पास अब 2 ऑप्शन बचे, कौन सा, नंबर ए एंड नंबर सी। अब हमें पता है कि तीसरा रूल था हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हमें लगाना होता है पैसिव वॉइस का अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट सिंपल, और प्रेजेंट सिंपल के हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं पैसिव वॉइस के, इज, एम और आर। तो हमने लगाना है हॉर्स है सब्जेक्ट, तो इज लगेगा। तो हमने देखा ए और सी के अंदर दोनों जगह इज लगा हुआ है।
तो पहला रूल भी अप्लाई हो रहा है, दूसरा और तीसरा, तीनों के तीनों रूल अप्लाई हो रहे हैं ए पर भी और सी पर भी, तो दोनों तो करेक्ट नहीं हो सकते। अब मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि एवरीडे कहाँ पर जाएगा, ये सेंटेंस के अंदर एवरीडे भी तो लिखा हुआ है। मैंने बताया था कि इन चार चीज़ों के अलावा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, इन चार के अलावा सेंटेंस में एक्टिव वाइज में जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल होगा, जो भी एक्स्ट्रा कचरा होगा, वो सारा का सारा उठा के आप कहाँ लिख देते हैं, बाय से पहले। तो आप देखें ए और बी के अंदर बाय से पहले लिखा हुआ है एवरीडे, यहाँ एवरीडे लिखा है इनने लास्ट के अंदर, तो ये गलत हो गया। आपको एवरीडे लिखना था बाय से पहले, यानी द हॉर्स इज फेड एवरी डे बाय अली। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। ओके, अब यहाँ पर आ जाए, यहाँ लिखा हुआ है दे आस्क्ड मी माय नेम, उसने मेरा नाम मुझसे पूछा। अब आप पहला, अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, वो क्या है, यहाँ पे आपको दो ऑब्जेक्ट मिलेंगे, एक मी भी ऑब्जेक्ट है और माय नेम भी ऑब्जेक्ट है। तो इस केस में आप क्या करते हैं, इस केस में आप ये करते हैं कि आप दोनों में से कोई एक चीज उठा के ले जाते हैं सब्जेक्ट की जगह पर, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट को नहीं लेके जा सकते आप। और ज्यादा फिजिबल ऑप्शन क्या होता है कि आप इंसान को उठा के लेके ना जाएं, बल्कि जो चीज है, जो दो, अगर जब दो ऑब्जेक्ट एक साथ आते हैं ना, तो उनमें से एक इंसान होता है, यानी एक लिविंग चीज होती है और एक नॉन लिविंग। ठीक है, तो लिविंग यहाँ पे मी है और नॉन लिविंग है माय नेम। तो अब बेहतर ये है कि आप नॉन लिविंग चीज को उठा के सब्जेक्ट बना दो। तो पहले रूल में देखें सब जगह अप्लाई हो रहा है, पहला रूल कि माय नेम आ गया सब्जेक्ट की जगह पर, और दे चले गया ऑब्जेक्ट की जगह पर बाय के साथ, और दे जब ऑब्जेक्ट बना तो देम बन गया, एक्यूजेटिव केस में चले गया, तो बाय देम बाय देम बाय देम बाय देम और माय नेम सब जगह अप्लाई हो रहा है। तो अभी हमें नहीं पता चला कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा रूल, दूसरा स्टेप, हम क्या करते हैं, मेन वर्ब को कन्वर्ट कर देते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म में और उसको बाय से पहले लिखते हैं। तो हमने लिखा आस्क्ड की थर्ड फॉर्म भी आस्क्ड ही होती है, तो हमने लिख दिया बाय से पहले आस्क्ड, आस्क्ड, आस्क्ड और आस्क्ड। ठीक है, उसके बाद हमने तीसरी चीज क्या करी, तीसरी चीज हमने करनी थी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हम लगाएंगे पैसिव वॉइस का अकॉर्डिंग टू द टेंस। टेंस कौन सा है, ये है पास्ट सिंपल। हमें कैसे पता चला, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई हुई है और ये हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल के साथ यूज होती है। तो हमने थर्ड फॉर्म लिखनी है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब लगाना है पास्ट सिंपल का, जो कि होता है वर्ज और वर्ब, दोनों में से कोई एक लगाना है। तो माय नेम सिंगुलर है तो हमने लगा दिया वर्ज, यहाँ पे लगा हुआ है इज, तो ये तो हो गया रॉन्ग। ठीक है, बी ऑप्शन हो गया रॉन्ग। डी में लगा हुआ है हैज, तो ये भी हो गया रॉन्ग। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, कौन से, ए और सी। अब इन दोनों में से हमने देखना है करेक्ट कौन सा है, क्योंकि अब एक्स्ट्रा मटेरियल क्या बचा हमारे सेंटेंस में, मी बचा। क्या बचा, मी। तो हमने देखा मी कहाँ लगाते हैं, हम कहाँ लगाएंगे, हम लगाएंगे, हमने बताया ना एक्स्ट्रा मटेरियल जितना भी होता है, एक्स्ट्रा मटेरियल जितना भी एक्स्ट्रा बचता है सेंटेंस के अंदर, वो हम बाय से पहले लगाते हैं। तो हमने लगा दिया ए और सी में, देखें कि मी लगा हुआ, यहाँ तो ए के अंदर मी लगाया ही नहीं, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। सी में देखिए हमने लगाया मी के साथ टू लगा दिया। टू क्यों लगाया, कि जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, ये ध्यान से सुनिएगा, जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट होते हैं और हम सब्जेक्ट किसको बनाते हैं, नॉन लिविंग चीज को, तो जो लिविंग चीज होती है ना उसके साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू या फोर लगेगा, और इन 99 केसेस टू लगता है और इन रेयर केसेस फोर लगता है। तो अब हमेशा क्या लगाएंगे, उसके साथ टू लगा देंगे। क्या लगा देंगे, टू। अकेला नहीं लिखेंगे सिर्फ मी, जैसा कि मैंने कहा है कि हर एक्स्ट्रा चीज बाय के पहले लग जाती है जो भी एक्स्ट्रा बचता है, लेकिन जब मी बचेगा ना, मी यानी कि कोई भी प्रोनाउन, मी हो गया, अस हो गया, ठीक है, कोई हिम हो गया, हर हो गया, कोई भी एक्स्ट्रा प्रोनाउन बचेगा, एक्स्ट्रा प्रोनाउन, ठीक है, या एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट, तो आप उसको टू के साथ लिख देंगे। और टू के साथ आप जब ही लिखेंगे जब वो लिविंग चीज होगा। अगर आपने, जिस तरह इसमें मैंने किया है, कि अगर आपने इन दोनों ऑब्जेक्ट में से सब्जेक्ट किसको बनाया होता, मी को बनाया होता, यानी मी यहाँ पे आके आई बन गया होता और दे जाके यहाँ पे बाय देम हो गया होता। मेन वर्ब को आप थर्ड फॉर्म में लिखते आस्क्ड, ठीक है, और इसका हेल्पिंग वो लगा देते वर्स। तो एक्स्ट्रा मटेरियल क्या बचता है यहाँ पे, एक्स्ट्रा मटेरियल बचता माय नेम, तो माय नेम सिंपली बाय से पहले आ जाता। लेकिन जब प्रोनाउन बचेगा एक्स्ट्रा मटेरियल में तो हमेशा टू के साथ लिखा जाएगा। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। नंबर 3,
ही प्रोमिस्ड मी अ प्रेजेंट, इसके अंदर भी मैंने अगेन दो ऑब्जेक्ट डाले, मी और अ प्रेजेंट। मैंने जैसा कि आपको बताया कि आप सब्जेक्ट किसको बनाएं, नॉन लिविंग चीज को, तो अब आप प्रेजेंट उठा के यहाँ ले जाएं, तो आप देखें यहाँ लिखा हुआ है आ प्रेजेंट, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया है आई, मी की जगह आ गया यहाँ पर आई, दोनों सही है, मतलब तीनों ही अभी तक सही है। और ही बन जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे जाके हिम, और बाय के साथ लिखा जाएगा, तो बाय हिम बाय हिम बाय हिम, तो अभी तक तीनों के तीनों करेक्ट है। दूसरा, प्रोमिस्ड मेन वर्ब है, इसको थर्ड फॉर्म में करके बाय से पहले लिख देंगे, तो प्रोमिस्ड की थर्ड फॉर्म भी प्रोमिस्ड ही होती है, तो हमने लिख दिया प्रोमिस्ड, प्रोमिस्ड और प्रोमिस्ड, तीनों की थर्ड फॉर्म में ठीक है। तीसरा रूल और तीसरा स्टेप, हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो प्रॉमिस हमने देखना है कौन सा टेंस है, ये है पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब होता है वॉज और वर, तो यहाँ पे हम या तो वॉज लगाएंगे या वर लगाएंगे। हमने देखा वॉज लगेगा, यहाँ पे वर नहीं लगेगा क्योंकि आप प्रेजेंट सिंगुलर है। हमने देखा यहाँ पे लगा हुआ है हेड, तो ये तो हो गया गलत, ए ऑप्शन हो गया गलत। बी में आ गया तो बी में लिखा हुआ है वर्स और यहाँ पर भी वर्स, तो ये भी गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि आई के सही है, यहाँ पे भी सही है, आई वर्स, ये दोनों सही है, प्रोनाउन हमने लगा दिए वर्स और वर्स, ठीक है। तीसरा रूल अप्लाई हो गया, तो हमने देखा ये दोनों क्या करेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि पहला रूल भी अप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ आप प्रेजेंट लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ गया, और यहाँ पे भी तो करेक्ट है ना, क्योंकि यहाँ पे मी को सब्जेक्ट बना दिए आई, और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मटीरियल है क्या बचा था यहाँ पे, अगर हम इस टेंस के हिसाब से देखें तो एक्स्ट्रा मटीरियल है मी, और मी हमेशा ऑब्जेक्ट से बाय से पहले आएगा, एक्स्ट्रा मटीरियल बाय से पहले आता है, और जब प्रोनाउन होगा कोई एक्स्ट्रा मटेरियल में तो हमेशा उसको टू के साथ लिखते हैं, तो टू मी, ये भी करेक्ट है, ठीक है। और अगर इस टेंस के हिसाब से देखें तो एक्स्ट्रा मटेरियल जो बच रहा है वो बच रहा है आप प्रेजेंट, और वो बाय से पहले लिखा हुआ है, तो मतलब ये दोनों के दोनों जो सेंटेंसेस हैं ये दोनों करेक्ट हैं, यानी बोथ ए एंड डी, ये सॉरी सी एंड डी, ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, दोनों के दोनों एक्टिव वॉइस करेक्ट हैं। इसके अंदर हमने सब्जेक्ट बनाया है मी को, तो इधर सब्जेक्ट बनाया है आप प्रेजेंट को, और दोनों करेक्ट है। Last sentence of the exercise 2, a thunderstorm often turns make solve, ये आपकी एक्सरसाइज है, आप खुद सॉल्व करें, खुद पता लगाएं कौन सा करेक्ट है, और उसके बाद कमेंट करें, और या तो फिर मैं कमेंट के अंदर एक जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो लिख के छोड़ दूंगा, आप कमेंट जाके चेक कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।